और जब केमिकल रिएक्शंस हम इनके पढ़ेंगे तो किसके साथ पढ़ेंगे जनाब? पहले पढ़ेंगे ग्रुप 4 के क्लोराइड्स पढ़ेंगे क्लोराइड्स, और दूसरे नंबर पे जनाब हम इनके पढ़ेंगे ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। और जनाब फिर हम क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड्स में जो है तो हम क्या पढ़ेंगे? शाबाश, क्लोराइड्स में कुछ हेडिंग हैं, कुछ हम पढ़ेंगे जनरल इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में एक हेडिंग हो जाएगी, और कुछ इसके बारे में हो जाएंगी रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग जो है तो हम इसमें कवर करेंगे। जबकि ऑक्साइड के बारे में अगर होगा तो फिर उसमें हम कुछ क्या पढ़ लेंगे जनाब? कुछ जनरल पढ़ लेंगे। इसके अलावा जनरल के अलावा हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम एसिड बेस बिहेवियर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, एसिड बेस बिहेवियर के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जनाब क्या हुई? हेडिंग्स हुई क्लोराइड्स में और ऑक्साइड्स में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लोराइड्स का। सबसे हम शुरू करेंगे पहले ग्रुप 4 क्या? शाबाश, क्या? क्लोराइड्स। तो जब क्लोराइड्स शुरू करेंगे तो कौन कौन से क्लोराइड्स जनाब मेरे पास आ रहे हैं? अगर मैं क्लोराइड्स की बात करूं तो कौन कौन सा है? अगर कार्बन की मैं ड्रा करूं तो वो हमारे पास है CCl4, क्योंकि कार्बन की जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कल मैंने आपको +4 है, CCl4 है हमारे पास। ठीक है, इस तरह अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन में मेरे पास कौन सा होगा? शाबाश, सॉरी, सिलिकॉन में मेरे पास कौन सा होगा? शाबाश, सिलिकॉन में मेरे पास होगा शाबाश SiCl4 होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं जर्मीनियम की साइड पे जाऊं, टिन की साइड पे जाऊं या लेड की साइड पे जाऊं तो यहाँ पे 2 किस्म के जो हैं तो हमारे पास क्लोराइड्स आते हैं, एक GeCl4 और एक GeCl2, यानी वो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, और +4 भी, ये +2 भी और +4 भी, ये +2 भी और ये +4 भी, तो इसलिए 2 किस्म के होंगे। ठीक है, टिन की अगर मैं बात करूं तो एक होगा SnCl4 और दूसरा होगा SnCl2। इस तरह Pb जो है तो वो क्या होगा? शाबाश, Cl4 और Pb जो है तो वो होगा Cl2। ठीक है, अगर इस बारे में हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि Cl2 और जो है तो उनके बारे में क्या बेसिक फर्क है। MCQs पॉइंट है सारे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो ये जो हमारे पास MCl4 वाले होते हैं, ठीक है, यानी Cl4 वाले जो होते हैं तो हमेशा वो हमारे पास किस नेचर में होंगे? ये मेरे पास कोवेलेंट नेचर में होंगे। कोवेलेंट नेचर क्यों है? कि साइज छोटा है, टॉप जो ग्रुप के टॉप मेंबर है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये कोवेलेंट नेचर में होंगे। जबकि अगर मैं बात करूं कोवेलेंट नेचर भी होंगे और बाकी जो है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3 होगी। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है तो ये हमारे पास जनरल है। और अगर फिर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पे बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पर मैं क्या बात करूंगा जनाब? स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगी? शाबाश, Cl4 में सबसे मोर स्टेबल कौन सा होगा? कल हमने पढ़ा है, शाबाश, कल हमने पढ़ा है CCl4 वाला जो होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। पता है ना आपको? और क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि +4 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं, जो टॉप के मेंबर है तो वो +4 में स्टेबल होते हैं, लेकिन जो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो +4 का करेक्टर कमजोर हो जाता है, इनर पेयर इफेक्ट आता है, तो डाउन द ग्रुप +2 स्टेबल होते हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी में अगर बात करूं तो सबसे टॉप CCl4 मोर स्टेबल होगा, फिर SiCl4 होगा, और उसके बाद जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? शाबाश, GE जर्मीनियम क्लोराइड, ये स्टेबल होगा। और जर्मीनियम के बाद जनाब कौन सा होगा? हाँ, XYZ जो सो ऑन इसमें होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जनाब, तो ये एक MCQs जो है तो ये आपके पास बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़ लें। ठीक है,
तो इसमें ये आप पढ़ लें। इसके बाद जब जनाब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ, तो वो हमारे पास कौन से होंगे? तो ये जनाब हमारे पास कौन से होंगे? शाबाश। दूसरा हमारे पास जो होंगे तो +2 वाले होंगे। तो +2 वालों के लिए हम क्या लिखेंगे? वो हमारे पास आयानिक नेचर में होते हैं, ठीक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बड़ा होता है मैटर, यानी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, तो इसलिए इसमें आयानिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, तो आयानिक नेचर में होते हैं। तो ये हमारे पास जनरली इनकी कुछ बातें हुई, ठीक है। क्लोराइड्स, अभी जब क्लोराइड्स के बाद और हम ऑर्डर में पढ़ लें, तो अभी अगर आपसे कोई पूछे, अभी कोई आपसे पूछे एमसीक्यूज में कि एक हमारे पास PbCl4 है और एक PbCl2 है, तो ये कौन सा है? तो आपने पढ़ चुके हैं, जिसमें 4 आएगा, यानी जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कोवेलेंट नेचर में होगा, और जिसमें +2 होगा तो वो हमारे पास आयानिक नेचर में होगा। इज इट क्लियर? तो अगर कोई आपको आए कि विच वन इज कोवेलेंट इन नेचर, विच वन इज आयानिक, तो PbCl4 इज कोवेलेंट व्हाइल PbCl4 इज कोवेलेंट व्हाइल PbCl2 इज आयानिक इन नेचर। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसके बाद जो है तो रिएक्शन विद वाटर में हम बात करेंगे, इसमें बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। और जब रिएक्शन विद वाटर की बात आएगी तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? जब मैं लूंगा सी तो ग्रुप में सबसे छोटा है क्योंकि सबसे ऊपर है, और यहाँ पे एक क्लोराइड इसमें क्योंकि CCl4 बना, ये दूसरा, ये तीसरा क्लोरीन और ये चौथा। तो ये जो है तो चारों जो क्लोरीन है यानी वो बल्की ग्रुप्स हैं। वो क्या है? बल्की ग्रुप्स हैं। जब यहाँ पे पानी आएगा, पानी इसलिए आता है कि यहाँ पे रिएक्शन कर सके, लेकिन यहाँ से भी जगह नहीं मिल रही, यहाँ से भी नहीं मिल रही, यहाँ से भी नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ईटा में अगर आपको आ जाए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप ओवर हियर, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं करता। जबकि अगर मैं सिलिकॉन की तरफ आ जाऊं, CCl4, तो वो जरा कार्बन से नीचे डाउन द ग्रुप है, साइज जरा बड़ा होता है, तो थोड़ी अवेलेबिलिटी पानी के साथ इसकी पैदा हो जाती है, और रिएक्शन में हमारे पास SiO2 बनाएगा, ठीक है, और प्लस इसमें HCl पैदा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। जबकि अगर मैं इसमें एक और रिएक्शन है आपके PbCl4 अगर हो जाए, तो PbCl4 तो और सबसे नीचे ग्रुप में साइज और बड़ा है, तो ये भी अभी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन में PbO2 बनाएगा, और लिख लें कि ये ब्राउन जो है तो हमारे पास होगा, और साथ में HCl बनाएगा। तो ये इनमें से तकरीबन एक MCQs ये जरूरी है याद कर लें, एक CCl4 वाला और एक ये PbCl4। आपकी बुक में ये ऑलरेडी मौजूद है और कॉन्सेप्ट पे आप समझ चुके हैं। इसके बाद जनाब हम आएंगे ऑक्साइड्स ऑफ जो है तो ग्रुप 4A, इसकी तरफ आएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ 4A के ऑक्साइड्स की तरफ, 4A के ऑक्साइड की तरफ, यानी 4A के ऑक्साइड्स कौन से हैं? तो वो भी आपको पता है कि 2 किस्म के ऑक्साइड यहाँ पर डिस्कस हुए हैं आपके कोर्स के मुताबिक। एक हमारे पास है मोनो ऑक्साइड, एक हमारे पास है मोनो ऑक्साइड, एक हमारे पास है डाई ऑक्साइड, एक डाई ऑक्साइड और मोनो ऑक्साइड। तो मोनो ऑक्साइड में जो एग्जाम्पलें हैं, तो एक कार्बन मोनो ऑक्साइड है, एक टिन मोनो ऑक्साइड है, और एक लेड मोनो ऑक्साइड है। लेकिन अगर हम डाई ऑक्साइड में बात करें तो ये है CO2, इस तरह SNO2, इस तरह SiO2, इसके अलावा जो है तो और कौन कौन से? PbO2। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास डाई ऑक्साइड्स हैं। अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, तो बात क्या होगी जनाब? ये तो जनरल आप जो है तो मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड्स के बारे में है, और बात मैं ये कर रहा था कि इसमें अगर इंपॉर्टेंट बात जो MCQs के लिए जरूरी है कि अगर आप कार्बन और सिलिकॉन लें, ठीक है, और उसके ऑक्साइड्स लें, उसके ऑक्साइड्स अगर आप लें, तो उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं तो वो क्या होते हैं? शाबाश, ये हमारे पास कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास साइज छोटे हैं, तो ये किस नेचर में होते हैं? कोवेलेंट नेचर में होते हैं। इज इट क्लियर? कोवेलेंट नेचर में होते हैं इन दोनों के ऑक्साइड्स। लेकिन जब अगर हम आए और ऑक्साइड किसके ले लें? शाबाश, जर्मीनियम के, टिन के या लेड के, अगर हम ये ऑक्साइड्स लें जनाब,
तो ये हमारे पास किस नेचर में होंगे, आयनिक नेचर में होते हैं। ठीक है, आयनिक, क्योंकि साइज नीचे आते हैं तो बड़ा होता है, और जितना साइज बड़ा होता है मेटल का, यानी सॉरी ग्रुप में फोर्थ का, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है और इसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंसी शो करता है। ठीक है, तो ये है। तो ये हमारे पास जो है तो बुनियादी तौर पे ऑक्साइड्स में ये बातें जरा याद रख लें कि कौन सा कोवेलेंट है कौन सा है। इसमें भी हम स्ट्रक्चर में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ शाबाश CO2 का, आपके बुक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा मेरे पास है SiO2 का। इनके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जब स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो आप सबको पता है कि ये हमारे पास गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि SiO2 जिसको हम सिलिका कहते हैं तो ये हमारे पास सॉलिड है, राइट। तो स्टेट तो पहले तो स्टेट याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड is actually the first member of the carbon family while silicon is the second member, and both dioxides are actually in different state, गैस और सॉलिड में है। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात जनाब इसमें ये याद रखें कि लेट्स से मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये C डबल बॉन्ड हो इस तरह, इसका कोई स्ट्रक्चर लीनियर बनता है, तो इसका लीनियर है, और जब लीनियर हुआ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन जो है तो यहाँ इसमें मौजूद होती है। लेकिन अगर मैं इस दूसरे साइट पर आ जाऊं और सिलिकॉन की बात करूं डाइऑक्साइड की, तो इसके जो है तो साइज जो है तो बहुत बड़े होते हैं। जो साइज बड़ा होने से जो है तो इसमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सही है, तो इसलिए सही और साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं कि सिलिकॉन की जो साइज है तो वो क्या है, वो इंक्रीज है। डाउन द ग्रुप हम आए हैं। ठीक है, साइज जब बड़ा है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सो साइड वाइज यानी सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए जब साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें जनाब होगा कि S और I का जो बॉन्ड होगा तो वो क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जबकि इसमें अगर देखें तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मौजूद है। कार्बन का साइज कम है तो साइड वाइज ओवरलैप पाई बॉन्ड हो सकता है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे। और इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर होगा तो वो टेट्राहेड्रल होगा। जब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि हर सिलिकॉन के जो है तो अराउंड तो बॉन्डेड, हर एक सिलिकॉन बॉन्डेड होता है विद शाबाश 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, जबकि हर एक ऑक्सीजन जो है तो वो बॉन्डेड है विद 2 सिलिकॉन। ठीक है, बुक में ये स्ट्रक्चर मौजूद है, बहुत सिंपल। तो ये जनरल बातें कुछ आप याद कर लें। इसके बाद एसिड बेस बिहेवियर पे अगर हम आए, एसिड बेस बिहेवियर, एसिड बेस बिहेवियर, एसिड बेस बिहेवियर की अगर हम बात करें तो एसिड बेस बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कि जो डाइऑक्साइड्स हैं, जो डाइऑक्साइड्स हैं कौन कौन से हैं, CO2 है, SiO2 है, इस तरह जर्मीनियम डाइऑक्साइड है, और इस तरह SnO2 है, इस तरह PbO2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास जो है तो क्या होते हैं, इसकी एसिडिटी ऑर्डर लिखें। अगर आपको ईटा में आता है MCQs में इसकी एसिडिटी ऑर्डर लिखें, एसिडिटी ऑर्डर, तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसका मतलब है कि ये जो होते हैं तो मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, शाबाश, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। इज इट क्लियर।
तो ये पॉइंट अपने साथ याद कर लें, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है आपके पास, बहुत ही जरूरी पॉइंट है आपके पास, ठीक है। और इस तरह जब हम यहाँ पर इनकी बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन कम नेचर में तो इतने नहीं होते, लिहाजा ये अक्सर में जो क्या है मेटलाइट्स हैं, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम इनमें प्रॉपर्टी, तो ये एम्फोटेरिक नेचर में से आता होते हैं, ठीक है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्म हमने डाइऑक्साइड में पढ़नी, लेकिन अगर इसी तरह हम हेडिंग करें किसमें, मोनोऑक्साइड्स में, तो मोनोऑक्साइड्स में हमारे पास कौन से हैं शाबाश, मोनोऑक्साइड में हमारे फिर वही है, CO है, SNO है, PbO है। तो फिर वही बात, ये हमारे पास कौन सा हो गया नेचर इसका, हाँ कौन से होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, जबकि ये हमारे पास क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके जो है तो रिएक्शन है, यानी ये एसिडिक ऑक्साइड अगर है मेरे पास, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, तो इसका प्रूफ क्या है, कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये लिए आपके बुक में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड को डालने किसके साथ, H2O के साथ। जब H2O को डालेंगे तो रिजल्ट में बनेगा H2CO3। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालने से H2CO3 बना, और ये क्या है, ये एसिडिक मीडियम है, यानी कार्बोनिक एसिड बना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पानी में डालने से, जो चीज पानी में डाला जाए और वो एसिड पैदा कर ले, मीडियम को एसिडिक कर ले, तो वो एसिडिक होता है। तो इसलिए ये इसका प्रूफ है कि ये एसिडिक नेचर में है, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल जो है तो वो ग्रुप 4 के बारे में कुछ बातें जो है तो आपने पढ़ ली। जब ग्रुप 4 में आप पढ़ लें तो इसके बाद हम आएंगे ग्रुप 7 की तरफ, जो कि बिल्कुल लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 7 की तरफ। तो ग्रुप 7 तो आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है शाबाश, इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। और हैलोजन में जब हम बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे किसको, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को जनाब, किसको, एटॉमिक प्रॉपर्टीज को। जब एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो पहले इसमें हमारे पास कौन आ जाता है, पहले इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस आता है, ठीक है, पहले इसमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस आता है। और जब एटॉमिक रेडियस आता है तो हम क्या कहेंगे शाबाश, आपको पता है एटॉमिक रेडियस एमसीक्यूज अगर आ जाए कि हेलोजन का, तो आयोडीन का सबसे बड़ा होता है साइज, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का। तो और इसका रीजन तो आपको पता है, क्यों बड़ा है आयोडीन का एटॉमिक साइज हेलोजन में, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो शेल्स ज्यादा होते हैं। दूसरे अगर हम इसमें हेडिंग करें तो वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप बात करें, फिर एमसीक्यूज में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है तो क्लोरीन है, उसके बाद हमारे पास जी ब्रोमीन है, और आखिर में आयोडीन। जितना साइज कम उतना, तो लिहाजा एक ऑर्डर अपने पास ये रख ले। और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3, ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.8 है, और आयोडीन की जो है तो 2.5 है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा जो मेरे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज में पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो आपको पता है, तो इसके लिए जो एमसीक्यूज है इसमें एक एक्सेप्शनल है, इसमें एक एक्सेप्शनल रीजन है, और वो क्या है वो जरा लिख ले अपने पास, कौन सा है, क्लोरीन के लिख लो, चाहिए कि फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन होता है, अच्छा, फिर ब्रोमीन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, और फिर आयोडीन होता है। यानी ये जरा एब नॉर्मल यहाँ पर आया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। रीजन क्या है इसकी, एक तो लिख ले कि ये स्मॉल साइज है, दूसरा लिखे कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है इसमें। जब एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है इसमें शील्डिंग इफेक्ट जो है तो इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी तो इसमें न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है
न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है तो वो क्या हो जाएगी, वो और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगी तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये वो तमाम रीजंस हैं, ये वो तमाम रीजंस हैं जो कि आपको इस ऑर्डर में पता होना चाहिए। ये आएगा। अच्छा, ईटा में अगर आता हो इस तरह की, ये भी ये तो कॉमन सोच है, ये भी जनरल सोच है, लेकिन इसमें जो है तो ये टेक्निकल पॉइंट्स है जो आपको आएंगे। ठीक है, जबरदस्त। कुछ एक क्वेश्चन आधा आपका आया है, मैंने रिसीव किया कि ये लेटेस्ट एनर्जी और फजान रूल के साथ कोई स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि इसमें जो है तो कंसेप्ट पिक नहीं हो रहा। मैंने तो वॉइस मैसेज भी उनको किया है, मगर यहाँ पर अगर कुछ मसला हो तो फिर कर लेंगे डिस्कस। फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं तो 7A यानी हैलोजेंस की कौन सी हैं, हैलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो इसमें पहला जो बहुत ज़रूरी है जनाब वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है तो हैलोजेंस जो है तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा है। अभी आप कहेंगे कि सर आपने तो अल्कली में बताया था कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पैकिंग की बात थी, यहाँ पे क्यों ये आप कह रहे हैं। तो इसलिए ये रीजन लिखें कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट ये डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा। और यहां पर इसके लिए रीजन लिखें, रीजन बिकॉज all halogens are in a molecular form। ये मेटालिक फॉर्म तो नहीं है, तमाम मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन कौन सा है, F2, Cl2, Br2, I2, ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एज गो डाउन तो इसमें जो है तो वंडरवाल फोर्सेस जो हैं तो वो ज्यादा होती हैं अगर इनका साइज बड़ा हो। ठीक है, तो ये जनाब इसके लिए एक जो रीजन है तो वो है। तो इसलिए मैं एमसीक्यूज में मैं लिख लूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर आए हैलोजेंस में तो सबसे पहले जनाब क्या होगा, I2, Br2, फिर क्या होगा Cl2 और फिर F2। ठीक है, और रीजन मैं यहां पर बता चुका हूं। ठीक है, इसके लिए इन ऑर्डर को फॉलो अप करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है तो वो क्या डिस्कस हो रहा है, वो हमारे पास है बॉन्ड एंथैल्पी। क्या डिस्कस हो रहा है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी को जो है तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात आई तो बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हो। आपको पता है कि जब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार हो या किसी बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो जो इस एनर्जी रिलीज हो जाए उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जो होगा तो इनका क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है हैलोजेंस की, हैलोजेंस की। तो आप कहेंगे जी हैलोजेंस की, तो ये एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज ये आप कहेंगे बॉन्ड एंथैल्पी जी फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा होगी। नहीं जी, ये इसमें रीजन है, जो लॉजिक है तो वो ये होगा Cl2 होगा, फिर Br2 होगा और फिर यहाँ पर F2 होगा और फिर I2 होगा। ठीक, तो इसमें भी वही लॉजिक है क्योंकि फ्लोरीन जो है तो ये साइज जो है तो इसका स्मॉल है, कम है, स्मॉल कम है तो लोन पेयर में जो है तो वो क्या होंगी, वो रिपल्जन जो होंगी तो वो ज्यादा हो जाएंगी। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी तो वो क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है,
तो ये इनका रीजन लिख लें। अगर ईटा में आ जाए कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑर्डर हैलोजेंस की, तो आप ये करवाएं। और रीजन क्या होगा, फ्लोरीन का साइज कम है, तो जब दो एफ करीब करीब आते, बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसमें 3 लोन पेयर, एक फ्लोरीन के साथ भी 3 लोन पेयर, दूसरे के साथ भी 3 लोन पेयर, वो लोन पेयर रिपल्जन कॉज करते हैं, जिससे बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। जो इस पे समझ चुके हैं हाथ उठाए, शाबाश। तो बहुत सादा क्वेश्चन है। जो समझ चुके, रेज योर हैंड्स प्लीज। वेरी गुड, यानी आप जाग रहे हैं, ठीक है ठीक है, क्योंकि आप, मुझे पता है दोपहर का टाइम है, आप सोने का टाइम है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो ये हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पर एक और हेडिंग आप लिख लें, फिर बॉन्ड एंथैल्पी लिख लें, फिर बॉन्ड एंथैल्पी लिख लें, आपके बुक में मौजूद होगा, देख ले फिर। बॉन्ड एंथैल्पी अभी इस मर्तबा हम किसकी कह रहे हैं, वो हम हेलोजन एसिड की लेते हैं। तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, हेलोजन एसिड की लेते हैं। तो हेलोजन एसिड हमारे पास कौन होते हैं, ये हमारे पास HX होते हैं, इसको हेलोजन एसिड्स कहते हैं। हेलोजन एसिड में अगर हम बात करें, शाबाश, बॉन्ड एंथैल्पी, तो इसमें हमारे पास जो MCQs होगा, यानी इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर तो है, तो सबसे पहले जो है तो हम कहेंगे कि HF की सबसे ज्यादा है, फिर HCl की है, फिर HBr की है, और यहाँ पर जो है तो HI है, ठीक। तो इस जो है तो इस ऑर्डर को आपने जो है तो फॉलो करना है, MCQs के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी आपने किसकी पढ़ी, ये बॉन्ड एंथैल्पी आपने पढ़ी हेलोजन एसिड और हेलोजेंस की। इसके बाद हमारे पास है कि स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस, strength of halogens as oxidizing agent, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे पास जनाब जो है तो हेडिंग है हमारे टॉपिक की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कहते हैं कि हेलोजन जो होते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर X हो और ये मेटल के साथ हो, ठीक है, तो ये क्या एक्ट करेंगे, ये हेलोजन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और रीजन क्या है, इसमें रीजन ये है कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कितने हैं, 7 हैं। तो 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये जो है तो इससे क्या हो गया, इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसकी क्या हुई, इसकी हुई जनाब ऑक्सीडेशन, इसकी जनाब क्या हुई, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। लेकिन अगर हम दूसरे केस में ले कि अगर एक X मेरे पास मौजूद है, ठीक है, और वो एक जनाब किसके साथ है, वो नॉन मेटल के पास है, तो यहाँ पे भी जो है तो ये एक्ट क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कहते हैं कि हेलोजन इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विद बोथ, क्या है, शाबाश, मेटल और नॉन मेटल। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर अभी हम ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर करेंगे, ठीक है। ये MCQs में आता है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, ये भी हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे। कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस जो है तो हमारे पास कैसे है, शाबाश, MCQs है। तो सबसे पहले जनाब हम क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फ्लोरीन जो है तो ये सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन है, ये MCQs में आता है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर हमारे पास क्या है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अभी क्या होता है, एक रीजन है, यानी जो कि हम यहाँ पर किस में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे। और नोट में क्या लिखोगे जनाब, नोट में आप लिखोगे कि
ये जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फ्लोरीन और क्लोरीन है ना, नहीं तो हम कहते हैं कि द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल रिप्लेस द अदर इन द रिएक्शन। द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शाबाश, what will replace the other in a reaction। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको क्या दे दूंगा, एक एग्जांपल दे दूंगा जो कि आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगी। और वो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर लूं, लेट सपोज यहाँ पर मैं लूं 2KCl और इसके साथ मैं रिएक्शन करूं फ्लोरीन का, तो क्या होगा, जरा यहाँ पे देखिए, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो पावरफुल तो ये है ना, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटाकर खुद अपनी जगह ले लेगा, तो इससे क्या आ जाएगा 2, शाबाश, KF बन जाएगा, जबकि क्लोरीन जो है तो वो हमारे पास Cl2 जो है तो रिलीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह अगर मैं इसके अलावा कोई और मिसाल लूं, एक एग्जांपल होगी एमसीक्यू की, दूसरी एग्जांपल मैं लेट सपोज आपको ले लेता हूं और मैं जनाब सिंपल एग्जांपल और लेता हूं, यानी मैं लिखता हूं 2HI और यहां से मैं रिएक्शन करूं ब्रोमीन का, तो अभी देखो ये आयोडीन है तो वीक है और ये ब्रोमीन इस पे पावरफुल है, तो क्या होगा, ये यहाँ से इसको रिप्लेस करके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शाबाश, जवाब में 2HBr हो जाएगा और यहाँ पर जो है तो आयोडीन जो है तो फ्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंटों पे आप समझ गए। कौन इस पे समझ गए, हाथ उठाइए ऑक्सीडाइजिंग पावर पर, वो मैंने जो एग्जाम्पल लेकर आई है, सारे हाथ उठाए, सो रहे हैं, अच्छा आप लोग, हफ्ते का दिन है, वीकेंड है, तो आप बहुत स्लगिश से लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये आप जनाब समझ आ गई है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी इसके बाद जो है तो हम जो है तो आपकी यहाँ पे कुछ और जनरल करा देंगे, आपकी बुक की मिसाल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और बुक में जी आपके लिखा हुआ है कि लेट सपोज अगर मेरे पास ये कंटेनर है और इसमें मेरे पास KI मौजूद है, ठीक है, और मैं यहाँ से इसमें क्लोरीन जो है तो डाल दूँ, इसमें मैं क्या डाल दूँ, शाबाश जनाब, क्लोरीन डाल दूँ, तो क्या होगा, तो आपको पता होगा कि ये सोल्यूशन जो होगा, ये सोल्यूशन जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ये सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। और रीजन इसमें क्या होगा, बिकॉज रीजन इसमें ये है ड्यू टू ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, ये एमसीक्यूज के लिए, whenever you will add chlorine into the potassium iodide solution, the solution become brown due to formation of iodine, तो वही कंसेप्ट है इससे पहले जो मैंने दिया ना, क्योंकि क्लोरीन जो है तो इसको जो है तो रिप्लेस करेगा। इज इट क्लियर? रिप्लेस करेगा ना, यही कंसेप्ट है। तो इसमें हमारे पास अभी क्या हुआ, जब रिप्लेस करता है तो क्या होता है, आयोडाइड आयन जो होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है तो क्या करता है, लॉस करता है, तो यहाँ पे आयोडीन बन जाता है, I2 बन जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और वो क्लोरीन जो आया है तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद जो है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा क्लोराइड आयन में। यानी यहाँ पर क्या हुआ, आयोडाइड आयन जो है तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे हो गए और आयोडीन में ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन क्लोरीन जो है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और क्लोराइड में। तो ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जो है तो हम डिस्कस कर लेंगे हेलाइड आयन। इसके बाद हम क्या डिस्कस कर लेंगे, हेलाइड आयन को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब, हेलाइड आयन को हम डिस्कस करते हैं। ये 2 पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड किया है, ओए अल्लाह खैर करे। ये कौन है जनाब, ये कौन था जिसने हाथ उठाया, ये तो मौके से फरार हो गया। चलो ठीक है, मौके से फरार हो गया।
हेलाइड आयन की बात करते हैं जनाब। तो हेलाइड आयन में क्या होगा जनाब? वो आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। हेलाइड आयन जो है तो इस हम हेलाइड आयन क्या एक्ट करते हैं एमसीक्यूज में आएगा। यानी हेलाइड आयन कौन है? शाबाश, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो खुद मुझे करें भी ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इस मर्तबा तो ये इलेक्ट्रॉन औरों को देगा। तो ये क्या एक्ट कर रहा है? तो हम कहते हैं कि एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये खुद इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा बल्कि दूसरों को देकर उन पे गेन इलेक्ट्रॉन करवाएगा, यानी उनकी रिडक्शन करवाएगा, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज में फिर ये लिखें कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग पावर जो होती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ शाबाश व्हाट साइज ऑफ हेलाइड आयन, साइज ऑफ हेलाइड आयन इसके जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिहाजा यहाँ पर एक और एमसीक्यूज यहाँ पर बन रहे कि फिर यहाँ पे ऑर्डर बताएं, यहाँ पर क्या बताएं? ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलाइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। तो इसलिए आयोडाइड आयन जो है तो मोर रिड्यूसिंग पावर होगा क्योंकि बड़ा साइज आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है क्लोराइड और फ्लोराइड, ठीक है। तो ये जनाब आपके जो है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का इख्तिताम हुआ, ठीक है। और इख्तिताम में जो है तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मोर स्टेबल करो अगर लीस्ट की राय दिखा